हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3441, अनंत दस्ताने का प्रहार। अनंत दस्ताने से निकली ज्वालाओं ने स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा पर जोरदार प्रहार किया। इस पल मानो पूरी दुनिया थम सी गई थी। कोई आवाज नहीं, सब कुछ एक क्षण में जम गया। सम्राट जुआन की मायावी पुतलियां सिकुड़ गईं। गरज स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा थोड़ी कांपी। इसी क्षण आकाश चारों दिशाओं में दरक गया और दरारें बिजली के बोल्ट की तरह आकाश में फैली हुई थीं। ऊर्जा की शॉकवेव चारों दिशाओं में फैल गई। हीरे के रूप में यह तुरंत हर दिशा में फैल गई। वह दृश्य अत्यधिक चौंकाने वाला था। उसे अत्यधिक झटका लगा। शक्ति का टकराव वास्तव में ऐसे स्तर तक पहुंच सकता था। दिव्य महल ढह गया और पूरा स्वर्गलोक दरक गया। यह इस तरह की शक्ति के प्रभाव को बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा था। सभी तियान वंश के शिष्य, बुजुर्ग और प्राचीन विशेषज्ञ सभी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सदमे में आकाश की ओर देखा, जैसे वे अतुलनीय रूप से कमजोर चींटियां हों। इस क्षण उनका भाग्य पूरी तरह से दूसरों के हाथों में था। उनके मन कांप उठे और उनकी चेतना का सागर सिकुड़ गया, लेकिन उनके शरीर हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गरज स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा का कंपन तेज हो गया। आह! आर्यन ने एक बार फिर उन्मादी गर्जना की और एक बार फिर जोरदार मुक्का मारा, मेरे लिए तोड़ो। धमाका, उसकी शक्ति फिर से फट पड़ी। स्वर्गलोक और भी अधिक दरक गया। स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा एक बार फिर कांपी। आर्यन ने एक और जोरदार मुक्का मारा, गति नहीं बढ़ा पाया। हालांकि स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा कांप रही थी, उसे भी बहुत असहज महसूस हो रहा था। यदि उसके हाथ में अनंत दस्ताने न होते तो उसके हाथ में शायद कोई हड्डी भी न बचती। स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा के भीतर की शक्ति बहुत मजबूत थी। सॉवरेन दायरे की बात तो दूर, एक पीक सॉवरेन दायरे का विशेषज्ञ भी तुरंत धूल में कुचल दिया जाता। किसी को जानना होगा, यह सर्वोच्च देव खजाना प्राचीन लोक से आया था। यह प्राचीन लोक में अपनी बर्बरता के लिए प्रसिद्ध था। इसकी दमनकारी शक्ति कमजोर कैसे हो सकती थी? आर्यन का अदम्य साहस। आर्यन इमेंस दर्द सह रहा था। उसकी स्वास्थ्य बिंदु तेजी से कम हो रही थी, लेकिन तो क्या? बस कर दो। धड़ धड़ धड़। मुक्के के बाद मुक्के भारी पड़ रहे थे। चाहे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े, आर्यन ने कभी हार मानने की नहीं सोची। वह बस मरना चाहता था। स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा लगातार कांपती रही। उसे आर्यन ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अनंत दस्ताने की अपार शक्ति को झेलने के बावजूद वह दरक नहीं पाई और उसकी शक्ति कमजोर नहीं हुई। यह देखकर रहस्यमयी सम्राट की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। वह क्रोधित था। वह वास्तव में क्रोधित था। प्राचीन लोक में हलचल। प्राचीन लोक में रहस्यमयी सम्राट खड़ा हो गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हास्यास्पद। अन्य दो लोग भी हैरान थे। क्या हो रहा है? क्या मेरी स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा आदिम संसार के एक कचरे के टुकड़े को दबा नहीं सकती? रहस्यमयी सम्राट ने कहा, मैंने उसे कम आंका। इसका मतलब था कि स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा ने वास्तव में आर्यन को दबाया नहीं था। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी। आदिम संसार में वास्तव में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है। हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता था? वह कौन है? रहस्यमयी सम्राट ने कहा, यह सामान्य है कि आप उसे नहीं जानते।
अतीत में मैंने उसे ज्यादा नहीं सोचा था। वह बस एक चींटी की तरह था। यह बस। अब सोचो। मुझे डर है कि वह तुम दोनों से संबंधित है। उसकी मायावी छवि रहस्यमयी सम्राट हॉल में थी। वह सब कुछ जानता था जिसका सामना मायावी छवि कर रही थी और वह क्या कह रही थी। शुरुआत में यह इसलिए था क्योंकि वह लॉन बाटियन का पुनर्जन्म नहीं था। क्योंकि लॉन बाटियन का पुनर्जन्म सैनिक दायरे में कचरे का एक टुकड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है यह वास्तव में संभव है। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने तुरंत पूछा, वह कौन है? रहस्यमयी सम्राट ने कहा, वह नागवंश से है। नागवंश। सफेद बालों वाला व्यक्ति रुक गया। उसे इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं लगा। उसकी नजर में नागवंश चींटियों की तरह थे। वह एक पैर से नागवंश को कुचल सकता था। बहुत कमजोर। दूसरे व्यक्ति के लिए भी ऐसा ही था। प्राचीन लोक में नागवंश को उनके हाथों मरने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन रहस्यमयी सम्राट ने आगे कहा, वह लॉन बाटियन का पुनर्जन्म है। जैसे ही उसने समाप्त किया, दोनों व्यक्ति तुरंत खड़े हो गए। उनके शरीर पर युद्ध की भावना लाखों मील की ज्वालाओं में बदल गई। आसपास के सभी फूल और पेड़ तुरंत मुरझा गए, सूख गए और मर गए। 10 मील के दायरे में यह मृत्यु की भूमि बन गई। कोई जीवित चीज नहीं थी। इस शक्ति को केवल एक शब्द से वर्णित किया जा सकता है। इतना भयानक। प्रतिशोध की आग। सफेद बालों वाले व्यक्ति की आवाज कांप रही थी। यह डर के कारण नहीं बल्कि उत्तेजना के कारण था। उसकी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा धधक रही थी। लॉन बाटियन का पुनर्जन्म? रहस्यमयी सम्राट, क्या तुम सच कह रहे हो? लॉन बाटियन। वह पुनर्जीवित हो गया है? यदि रहस्यमयी सम्राट यह नहीं कहता तो वह विश्वास नहीं करता। असंभव। लॉन बाटियन को विश्वदमन पत्थर द्वारा दबाया गया था। उसके पास पुनर्जन्म के लिए पर्याप्त सार नहीं हो सकता। जब तक जब तक जब तक उसे दबाने से पहले ही पता न चल गया हो कि क्या होने वाला है। अगर ऐसा है, उसने आगे नहीं कहा। अगर ऐसा है तो यह लॉन बाटियन बहुत भयानक था। उसकी योजना बहुत डरावनी थी। अरबों वर्षों की योजना। यह कितनी मजबूत थी। अकल्पनीय। रहस्यमयी सम्राट ने कहा, मैं 100% निश्चित नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक अफवाह है। हालांकि इस लड़के में कुछ खास है। वह बाहरी क्षेत्र से वापस आया है और उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखीं। जहां तक कि वह लॉन बाटियन का पुनर्जन्म है या नहीं, कोई नहीं जानता। सफेद बालों वाला व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ और कहा, भगवान द्वारा हमें दिया गया मिशन लॉन बाटियन के शव को खोजना है। जैसे ही हमें वह मिल जाएगा, हम सब कुछ जान जाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मिशन तो मिशन है। हालांकि अगर वह लड़का वास्तव में लॉन बाटियन का पुनर्जन्म है तो हमें उसे मारना होगा। उसकी आंखों में घृणा बहुत तीव्र थी। वह कभी नहीं भूल सकता था कि कैसे लॉन बाटियन ने उसे कुचल दिया था और कैसे उसे मुहर में भर दिया गया था। वह उन दृश्यों को अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेगा। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, हम अपना मिशन जारी रखेंगे और लॉन बाटियन के शव को खोजेंगे। हालांकि उस लड़के को मारना होगा। रहस्यमयी सम्राट ने कहा, चिंता मत करो। हालांकि उसने स्वर्गदमन दिव्य मुद्रा के दमन को झेला, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। व्यक्ति ने कहा, रहस्यमयी सम्राट,
क्या मैं तुम्हारे सार रक्त की एक बूंद उधार ले सकता हूं? रहस्यमयी सम्राट की आंखें सिकुड़ गईं। सार रक्त किसी भी विशेषज्ञ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशेषज्ञ सार रक्त से किसी व्यक्ति की पूरी ताकत, क्षमता और प्रतिभा को देख सकते थे। व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, मुझे बस तुम्हारे सार रक्त की आवश्यकता है और तुम्हारी मायावी छवि ढूंढनी है। फिर मैं एक छोटा ट्रांसमिशन एरे बनाऊंगा। मैं अपनी मायावी छवि भेजना चाहता हूं। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने कहा, मैं भी। मैं देखना चाहता हूं कि उस लड़के में क्या खास है। अगर वह वास्तव में लॉन बार्टियन का पुनर्जन्म है तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रहस्यमयी सम्राट थोड़ा हिल गया। सार रक्त की एक बूंद तैर गई। व्यक्ति ने उसे लिया और कुछ बुदबुदाया। उसने एक हाथ से एक मुहर बनाई। इसके बाद उसने भारी आवाज में कहा, मेरे लिए खोलो। गुंजन, क्या आप इस कहानी में और आगे बढ़ना चाहेंगे या कोई विशेष पात्र के बारे में जानना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3442। एक बार फिर से हेवंस प्रेस्ट इमोर्टल सील की शक्ति ने वार किया और आर्यन का शरीर नीचे धंस गया। वह बुरी तरह से जमीन पर जा गिरा, मानो उसे किसी अदृश्य हथौड़े से पीटा गया हो। यह कितनी बार हो चुका था उसे याद नहीं, पर आर्यन रुका नहीं। उसकी निगाहें चारों ओर घूमीं और वह तेजी से उठा। उसने एक तियान कबीले के शिष्य के बाल पकड़े और गंभीरता से पूछा, तुम्हारा कल्टीवेशन स्तर क्या है? कई तियान कबीले के शिष्य थके हुए और बीमार लग रहे थे। ये वे लोग थे जिनकी प्रोफाउंड एसेंस को आर्यन की पावर ऑफ ताओती ने पूरी तरह चूस लिया था। उनके सिर पर खून भी लगभग सूख चुका था, बस थोड़ा सा बचा था और एक ही वार में उन्हें मारा जा सकता था। जिस शिष्य को आर्यन ने पकड़ा था वह मौत के कगार पर था और बोला, स्वर्गीय संत, 999। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। तो तुम ही हो, आर्यन ने एक घूंसा मारा। तत्काल मृत्यु। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को तियान कबीले के शिष्य को मारने और उसकी कल्टीवेशन जारी करने के लिए बधाई। जी हाँ, विचार चला। डिंग। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर स्वर्गीय संत स्तर 9। धमाका। उसकी शक्ति एक और बिंदु बढ़ गई। उसकी स्वास्थ्य क्षमता पूरी हो गई, उसका मन पूरी तरह से लौट आया और उसकी सहन शक्ति भी पूरी हो गई। ऐसा लगा जैसे वह वहीं पर पुनर्जीवित हो गया हो। गड़गड़ाहट। उसके दोनों मुख के नीचे धंसे और इन्फिनिट ग्लव्स एक बार फिर से बाहर निकल आए। हवा में तैर रही हेवंस प्रेस्ट इमोर्टल सील को देखते हुए आर्यन ने अपनी नाक रगड़ी। तुम्हें धिक्कार है, अगर मैं इस बार तुम्हें चकनाचूर नहीं कर पाया तो मैं अपना उपनाम तुम्हारा रख लूंगा। शक्ति का विस्फोट हुआ। ताओती स्कारलेट ब्लड बीस्ट के शल्क उसके पूरे शरीर पर छा गए। दांतियान में छोटा काला छेद घूमने लगा। अमरता की शक्ति एक बार फिर आर्यन द्वारा जारी की गई। आह! एक दहाड़ के साथ आर्यन बाहर निकला। गड़गड़ाहट। उसने मुक्का उठाया और हेवंस प्रेस्ट इमोर्टल सील पर भारी प्रहार किया। सम्राट जुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वह एक बार फिर अपनी चरम अवस्था में लौट आया है। आखिर यह क्या हो रहा है? शक्ति का भक्षण। भले ही यह शक्ति का भक्षण हो, भले ही यह किसी व्यक्ति की कल्टीवेशन को निगल सकता हो, लेकिन भक्षण प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के घावों को ठीक करना असंभव है। वह आखिर क्या छिपा रहा है? वह समझ नहीं पाया। उसके पास यह सोचने का समय नहीं था। चाहे आर्यन कैसे भी वापस आया हो,
चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे बस इतना करना था कि वह आए और उसे नीचे गिरा दे। एक दिन वह आर्यन को मारने में सक्षम होगा। रहस्यमयी सम्राट की मायावी छवि आर्यन को समझ नहीं पा रही थी। खगोलीय जाति के बुजुर्ग और शिष्य, साथ ही प्राचीन विश्व के शक्तिशाली मार्शल कलाकार भी नहीं समझ पा रहे थे। वे हक्के बक्के रह गए। यह कुछ ही बार हुआ। आधे मिनट से भी कम समय में आर्यन, जो जमीन पर गिरा दिया गया था, बुरी तरह घायल हो गया। फिर उसने एक और व्यक्ति को मार डाला और अपनी पूरी स्थिति में वापस आ गया। क्या वह अभी भी इंसान था? एक देवता भी ऐसा नहीं कर सकता था। भले ही उनके पास 10,000 दिमाग और 10,000 आईक्यू अंक हों, फिर भी वे यह पता नहीं लगा पाते कि आर्यन ने यह कैसे किया। उन्हें सिस्टम क्या होता है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें गेम पावर क्या होती है, यह भी नहीं पता था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि इंटेलिजेंस क्या होती है। लोगों को मारकर स्तर बढ़ाना, स्तर बढ़ाकर अधिकतम स्थिति प्राप्त करना, वे और भी हक्के बक्के रह गए। आह! धमाका! जिस क्षण उसके मुक्के ने हेवंस प्रेस्ट डिवाइन सील से संपर्क किया, हेवंस प्रेस्ट डिवाइन सील की शक्ति बिजली की तरह नीचे गिरी। धमाका! जब मुक्के का संपर्क हुआ, तो छोटा काला छेद तुरंत उसे निगलना शुरू कर दिया। बस बस बस! एक पल में छोटे काले छेद की ऊर्जा पूरी तरह से भर गई। धमाका! सुनहरी लपटें फूट पड़ी। क्रोध खोलो! आर्यन ने एक भारी दहाड़ दी। उसका क्रोध मूल्य प्रज्वलित हो गया और वह 1 मिनट से अधिक समय तक पागल हो गया। उसकी शक्ति आसमान छू गई। इन्फिनिट ग्लव्स तुरंत क्रोध की लपटों से जल उठे। आर्यन हेवंस प्रेस्ट डिवाइन सील पर मूसलाधार तूफान की तरह हमला करने लगा। बैंग 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 बैंग! कॉम्बो संख्या बढ़ती रही। 372 कॉम्बो, 1600 कॉम्बो, 8700 कॉम्बो। हेवंस प्रेस्ट डिवाइन सील संघर्ष करने लगी। वह लगातार पीछे हटती रही, आर्यन के पागलपन वाले मोड़ का सामना करने में असमर्थ। उसी समय हेवंस प्रेस्ट डिवाइन सील की कुचलने वाली शक्ति कमजोर और कमजोर होती गई। पूरे मिस्टिक एम्परर हॉल को स्पष्ट रूप से हेवंस प्रेस्ट डिवाइन सील की शक्ति के ढहने का एहसास हो रहा था। आह! आह! दहाड़! विस्फोटक प्रहार! कड़क! एक स्पष्ट ध्वनि के साथ हेवंस प्रेस्ट डिवाइन सील एक बार फिर टूट गई और डिवाइन सील के भीतर की शक्ति एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह थी, जिसकी हवा निकल चुकी हो। उसकी बीमारी का फायदा उठाओ और उसकी जान ले लो। मुझे 4 बार दबाओ। अगर मैं नहीं मरता, तो मेरे लिए मर जाओ। अब जब अवसर आ गया था, तो आर्यन इसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए इन्फिनिट ग्लव्स एक साथ आए, लपटें जल उठीं और टोमाहॉक स्टाइल ने भारी वार किया। नष्ट! गड़गड़ाहट! गड़गड़ाहट! इसे झेलने में असमर्थ इन्फिनिट ग्लव्स तुरंत टुकड़ों में टूट गए। एक प्राचीन क्षेत्र की सर्वोच्च स्तर की दिव्य कलाकृति आर्यन द्वारा इस तरह टुकड़ों में तोड़ दी गई। यह कितना पागलपन था! मिस्टिक एम्परर हॉल में सभी लोग डर के मारे सन्न रह गए थे। यह डिवाइन सील टूट गई। यह असंभव है। उसकी कल्टीवेशन केवल हेवन सेज रियम में है। यह कैसे संभव है? वह क्या करना चाहता है? हवा में तैरते हुए आर्यन ने अपनी आंखों से मिस्टिक एम्परर की छाया को देखा। अब तुम्हारी बारी है। जाओ और मर जाओ। मैं बात नहीं करना चाहता, बस करो। एक बार हेवन सप्रेसिंग डिवाइन सील नष्ट हो गई, तो वह मिस्टिक एम्परर की छाया होगी।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टिक एम्परर डिवाइन पैलेस में था या नहीं। वैसे भी डिवाइन पैलेस में सभी तियान कबीले के सदस्यों को मरना था। बैंग आर्यन के पैरों के नीचे की जगह फट गई और वह बाहर निकल आया। मिस्टिक एम्परर की छाया अभी भी चुपचाप हवा में तैर रही थी, न तो बच रही थी, न ही आर्यन द्वारा हेवन सप्रेसिंग डिवाइन सील के विनाश से चौंक रही थी। सब कुछ बहुत शांत लग रहा था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। उसने आर्यन को अपनी ओर दौड़ते देखा। अपनी आस्तीनों में उसने अपनी आस्तीनों को थोड़ा सा पलटा। उसने अपनी 5 उंगलियां भींची। हुलाला! एक लंबी चेन अचानक नीचे गिर गई। आर्यन के करीब आने का इंतजार किए बिना मिस्टिक थीर्च की प्रेत छवि थोड़ी सी हिली और कहा, मैं तुम्हारी दिमागी तौर पर आवेगपूर्ण प्रवृत्ति की प्रशंसा करता हूँ। मुझे कहना होगा कि तुम्हारे ड्रैगन रेस में तुम्हें अधिक साहसी लोगों में से एक माना जाता है। तुम्हारे में उस लॉन्ग वुशेन से अधिक रीढ़ है। हालांकि तुम्हारा आवेग केवल ड्रैगन रेस के लिए विनाश लाएगा, तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए। आज तुम हो, जल्द ही प्राइमॉर्डियल वर्ल्ड होगा। तुम्हारे भाई, दोस्त, औरतें, परिवार और फिर प्राचीन विश्व के ड्रैगन, साथ ही तुम्हारे पिता जो ड्रैगन एबिस के ब्लैक प्रिजन में कैद हैं। ये लोग आज तुम्हारी दिमागी तौर पर आवेगपूर्ण प्रवृत्ति के लिए कीमत चुकाएंगे। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, मिस्टिक एम्परर की छाया में चेन अचानक फैल गई। हुलाला! एक पल में इसने सीधे आर्यन के गले को जकड़ लिया। उसने आर्यन को प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। चाहे उसकी प्रतिक्रिया कितनी भी तेज क्यों न हो, यह बेकार था। मिस्टिक एम्परर की छाया और भी तेज थी और उसके हाथ में चेन भी प्राचीन विश्व की एक सर्वोच्च कलाकृति थी। सोल बाइंडिंग चेन। यह सोल बाइंडिंग चेन हेल के डेथ गॉड की हड्डियों से परिष्कृत की गई थी और इसमें आत्माओं को नष्ट करने की शक्ति थी। यह जकड़ गई थी तो फिर वह जीवित नहीं रह पाएगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3443। बहुत अच्छे। मैं इस गद्यांश को आपके बताए गए स्थायी हिंदी अनुवादों का उपयोग करके उपन्यास शैली में लिख रहा हूं। बंधन और प्रतिशोध की गाथा। धिक्कार है। आर्यन ने एक तीव्र शाप दिया, पर उसने विरोध नहीं किया। उसकी आत्मा को जकड़ लिया गया था, वह शरीर से बाहर निकलने को छटपटा रही थी। ठीक उसी क्षण आत्मबंधन श्रृंखला उसे खींचती हुई रहस्य सम्राट की ओर बढ़ा रही थी। वह पल पल रहस्य सम्राट के करीब आता जा रहा था। इसलिए आर्यन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसकी आत्मा बंधी थी, पर वह तुरंत नहीं मरता। जब तक वह रहस्य सम्राट के करीब पहुंच सकता, अनंत दस्तानों के अनंत मुक्के। उलाला! श्रृंखला गरज उठी, जैसे मृत्युंजय योद्धा की नरक श्रृंखला। उसने आर्यन का गला जकड़ लिया और जोर से खींचा। आर्यन खड़ा नहीं रह पाया और लड़खड़ाता हुआ रहस्य सम्राट की ओर बढ़ा। रहस्य सम्राट ने उपहास किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? नाग अधिपति का पुनर्जन्म? कहे, मेरी नजरों में तुम हमेशा से एक तुच्छ प्राणी रहे हो। मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा क्योंकि तुम मेरे द्वारा मारे जाने के भी योग्य नहीं थे, परंतु आज तुम योग्य हो। रहस्य सम्राट ने आर्यन को दृढ़ता से दबा दिया। देवकुल के सभी लोगों ने राहत की सांस ली और उत्साह से जयकार की। रहस्य सम्राट शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली हैं। उसे मार डालो।
इस छोटे हरामजादे को मार डालो। रहस्य सम्राट, हम उसे फिर से भागने नहीं दे सकते। उसका सिर दिव्य महल के प्रवेश द्वार पर लटका दो और उन लोगों को स्पष्ट रूप से दिखा दो कि हमारे देवकुल के विरुद्ध जाने का यही परिणाम होता है। केवल उसका सिर काटना पर्याप्त नहीं है। केवल उसका सिर काटना पर्याप्त नहीं है। मैं उसकी हड्डियों का उपयोग कर उन्हें शुद्ध करूंगा और उसका सार रक्त कुत्तों को खिलाऊंगा। मैं उसकी त्वचा से मानव त्वचा की कुर्सी बनाऊंगा। मैं उसकी आत्मा को अनंत काल तक पाताल में गूंजने दूंगा, ताकि वह कभी पुनर्जन्म न ले सके। देवकुल के सभी लोग चाहते थे कि वे आर्यन का मांस खा जाएं और उसका रक्त पी जाएं। वे सब क्रूरता से उससे निपटने के तरीके सोच रहे थे। आर्यन ने उन्हें काफी डरा दिया था। यदि रहस्य सम्राट समय पर नहीं आते तो देवकुल नष्ट हो चुका होता। कोई भी आर्यन को रोक नहीं सकता था। यह सोचकर देवकुल के लोग उससे और भी घृणा करने लगे। ज्येष्ठ भ्राता, छोटे दांववादी ने चिल्लाया। रंबल। सुनहरे अक्षर एक के बाद एक बाहर निकले। वे सीधे रहस्य सम्राट की ओर दौड़े। लेकिन वे सुनहरे रून रहस्य सम्राट के प्रेत के पास भी नहीं पहुंच पाए। उसके शरीर के चारों ओर एक आभा ढाल थी। यह भी नियमों की एक रक्षात्मक ढाल थी। छोटे दांववादी ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत चिल्लाया, विस्फोट करो। बूम। अनंत मार्ग धर्मग्रंथ के रून एक एक करके फट गए। एक शक्तिशाली शक्ति बाहर निकली। नियम रक्षा ढाल टूटती रही। लेकिन रहस्य सम्राट का प्रेत हवा में अडिग रहा। वह ऐसे लग रहा था जैसे वह सर्वोच्च और शक्तिशाली हो, जैसे वह एक देवता हो। उसने ठंडी निगाहों से छोटे दांववादी को घूरते हुए तिरस्कार से कहा, तुम्हारी शक्ति वास्तव में अच्छी है, परंतु यदि तुम मेरी नेति शक्तियों को तोड़ना चाहते हो तो तुम अभी भी कम हो। वास्तव में यह आदिम संसार था। यह कानून की एक स्वतंत्र शक्ति थी। यदि वह इस दुनिया के नियमों को पार करने में असमर्थ था तो छोटे दांववादी द्वारा जारी की गई शक्ति रहस्य सम्राट की छवि को चोट नहीं पहुंचा पाएगी। इस क्षण छोटा दांववादी पहले ही आर्यन के बगल में उतर चुका था। उसके दोनों हाथ हिले और उसने उस आत्मबंधन श्रृंखला को पकड़ लिया। रिप। पूरी आत्मबंधन श्रृंखला नीली ज्वालाओं से जल उठी। उसने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी हथेली जल गई थी। और तो और उसमें विष था। छोटे दांववादी की आंखें सिकुड़ गईं। मृत आत्मा की अग्नि। रहस्य सम्राट का प्रेत थोड़ा कांपा और कहा, तुम्हें कुछ ज्ञान है कि तुम मृत आत्मा की अग्नि के बारे में भी जानते हो। यह श्रृंखला मृत्यु देवता की हड्डियों से बनी है और इसे जकड़ने वालों का केवल एक ही परिणाम होगा, और वह है एक मृत व्यक्ति बनना। जल्दी मत करो। पहले वह फिर तुम। जो कोई भी उससे जुड़ा है उसे मरना होगा। देवकुल हमेशा जड़ों को खत्म करने का काम करता था, जिससे कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। ठीक वैसे ही जैसे उस समय पाताल लोक के साथ हुआ था। मूल रूप से वे सभी मारे गए थे। केवल पाताल लोक के कुछ शिष्य ही अन्य विमानों में छिपे हुए थे। और इन लोगों का अभी भी देवकुल द्वारा हर समय शिकार किया जा रहा था। यदि इस बार आर्यन को दबा दिया गया या मार दिया गया तो रहस्य सम्राट निश्चित रूप से आर्यन से जुड़े सभी लोगों को मार डालेगा। यह रहस्य सम्राट था। वह व्यक्ति जो अरबों वर्षों से इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ा था। इसी तरीके के कारण ही उसका देवकुल 10,000 विमानों को नियंत्रित करने में सक्षम था। छोटा दांववादी डरा नहीं था। 6 पुनर्जन्मों के बाद उसने क्या नहीं अनुभव किया था। एकमात्र रहस्य सम्राट के प्रेत से वह कैसे डर सकता था। इसके अलावा उसकी शक्ति यहीं तक सीमित नहीं थी।
छोटे दांववादी ने रहस्य सम्राट के शरीर पर रक्षात्मक ढाल को घूरते हुए कहा, कानूनों की शक्ति, इस दुनिया के कानूनों की शक्ति। मुझे तुम्हें दिखाना है कि अनंत जीवन महल के कानूनों की शक्ति क्या है। बूम! दांववादी लबादा फहराया और ऊर्जा की एक लहर उमड़ पड़ी। पूरा रहस्य सम्राट भवन हिंसक रूप से कांप उठा और पूरा देवकुल भी कांप उठा। जैसे ही छोटा दांववादी उन नियमों को सक्रिय करने वाला था जो आदिम संसार से ऊपर थे, आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और एक ध्वनि संचरण भेजा, मुझे करने दो। छोटा दांववादी चौंक गया। आर्यन ने फिर कहा, यह मेरा मामला है, मुझे इसे सुलझाने दो। नाग पूर्वज की मृत्यु ने आर्यन को देवकुल के सभी लोगों को मारने पर मजबूर कर दिया। छोटे दांववादी के शरीर पर आभा थोड़ी कम हो गई। रहस्य सम्राट का प्रेत ठंडी हंसी हंसा, हा हा हा। बुरा नहीं, दुर्भाग्य से तुम्हारी शक्ति थोड़ी कम है। छोटे हरामजादे, पहले उसे मारो फिर तुम्हें। श्रृंखला ने खींचा। उलाला! आर्यन फिर से लड़खड़ाया और लगभग जमीन पर गिर गया। उसकी आत्मा भी कसकर कुचली जा रही थी, मानो वह धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। यह बहुत असहज था, परंतु आर्यन सहन कर रहा था। वह करीब आने के अवसर का इंतजार कर रहा था। उलाला! रहस्य सम्राट के प्रेत ने फिर से जोर से खींचा। उसे आर्यन को लड़खड़ाते और गिरते देखकर आनंद आया। हा हा हा, छोटे हरामजादे, देखो तुम अभी कैसे दिखते हो। क्या तुम कुत्ते जैसे नहीं दिखते? ड्रैगन तो शुरुआत से ही देवकुल के कुत्ते हैं। तुम और भी कुत्ते जैसे हो, हा हा हा। उलाला! एक और जोरदार झटके के साथ आर्यन फिर से लड़खड़ाया। रहस्य सम्राट का प्रेत पागलपन भरी हंसी हंसा, हा हा हा। श्रृंखला के एक झटके से आर्यन उसके सामने खिंचा चला आया। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसकी आवाज उदास और ठंडी हो गई। एक भारी आवाज में उसने कहा, घुटने टेको। उसकी आवाज में अपार दबाव था। आर्यन ने घुटने नहीं टेके, लेकिन देवकुल के सभी शिष्य एक साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। यहाँ तक कि प्राचीन विशेषज्ञ भी घुटने टेक दिए। दबाव बहुत अधिक था। उसके पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल घुटने टेकने से ही वह खुद को मुक्त कर पाएगा और वह शक्तिशाली दबाव उसके दिल से गायब हो जाएगा। लेकिन आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं, उसके मुंह के कोने मुड़ गए और वह भयावह रूप से हंसा, घुटने टेको। कहे? हंसी अतुलनीय रूप से ठंडी थी, जैसे मृत्यु देवता की हंसी, तुम हमारी दूरी क्यों नहीं देखते? आर्यन की भयावह हंसी ने रहस्य सम्राट के प्रेत को कांपा दिया। उसे नहीं पता था क्यों उसका शरीर अचानक कांप उठा। कांपना, यह कुछ ऐसा था जो अरबों वर्षों में कभी नहीं हुआ था। वह नहीं जानता था कि डर क्या होता है और न ही कांपना जैसी कोई चीज। लेकिन वह अभी अभी कांपा था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं या इस पर कोई और विचार दूं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3444, अनंत जीवन की शक्ति, एक नया अध्याय। अनंत जीवन की शक्ति, फूट पड़ो। एक उन्मादी गर्जना गूंज उठी। आर्यन के दाहिने हाथ पर जल रही अनंत जीवन की शक्ति अचानक बदल गई। वह शक्ति अंतर्ध्यान हो गई और एक बिल्कुल नई ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। यह नई शक्ति तुरंत अनंत दस्ताने में समा गई। जो अनंत दस्ताने पहले से ही जल रहे थे, वे अनंत जीवन की शक्ति के प्रवेश से और भी बदल गए। जलती हुई ज्वालाएं काली पड़ गईं, मृत्यु का रंग। छोटा सन्यासी यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अनंत जीवन की शक्ति। यह क्या यह अनंत जीवन की शक्ति के दूसरे चरण की शक्ति है जिसका गुरुदेव ने उल्लेख किया था? नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। बड़े भाई ने अभी अभी अनंत जीवन की शक्ति का अभ्यास शुरू किया है और उन्होंने अभी अभी इसमें प्रवेश किया है। अनंत जीवन की शक्ति का लगातार उपयोग करने से उनकी बहुत अधिक ऊर्जा पहले ही खर्च हो चुकी है। उनके लिए अनंत जीवन की शक्ति को फिर से आगे बढ़ाना असंभव है। छोटे सन्यासी का चेहरा अविश्वास से भर गया, क्योंकि आर्यन, जिसने अभी तक अनंत जीवन की शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, उसके लिए अनंत जीवन की शक्ति को आगे बढ़ाना असंभव था। यह पूरी तरह से अतार्किक था। उसने अभ्यास भी नहीं किया था, तो वह कैसे आगे बढ़ सकता था? छोटे सन्यासी की तो बात ही छोड़ो, खुद आर्यन भी चकित था। वह भी अवाक था। वह केवल अनंत दस्ताने का उपयोग करके रहस्यमयी सम्राट की छवि को नष्ट करना चाहता था। लेकिन उसी क्षण उसने एक क्रोधित गर्जना की और रहस्यमय तरीके से अपनी अमर शक्ति के दूसरे चरण की शक्ति को उजागर कर दिया। इतना ही नहीं, जैसे ही शक्ति निकली, उसका मन कांप उठा और उसकी आत्मा को बांधने वाली आत्मबंधन श्रृंखला तुरंत टूट गई। शक्ति एक ही स्तर पर नहीं थी। इस भावना को केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता था: अद्भुत। आर्यन ने यह नहीं सोचा कि अनंत जीवन की शक्ति कैसे आगे बढ़ सकती है या अनंत जीवन की शक्ति का उपयोग करने के दुष्प्रभाव क्या होंगे। उसने केवल एक बात सोची: उसे पहले रहस्यमयी सम्राट की छवि से छुटकारा पाना था। बाकी सब वह बाद में करेगा। ईश्वरवध मंच के नीचे आर्यन के क्लोन ने ईश्वरवध मंच को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उस क्षण वह ईश्वरवध मंच की शक्ति को पागलों की तरह अवशोषित कर रहा था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जो शक्ति वह अवशोषित कर रहा था वह बहुत कम थी। यह नहीं कहा जा सकता कि वह बहुत कम थी। यह कहा जाना चाहिए कि उसने बड़ी मात्रा में शक्ति को अवशोषित किया, लेकिन उस क्षण शक्ति रहस्यमय तरीके से एक अन्य प्रकार की शक्ति में परिवर्तित हो गई और उसके शरीर में गायब हो गई। यह बहुत अजीब था। उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि उसने ज्यादा नहीं सोचा। ईश्वरवध मंच नष्ट हो गया था, लेकिन वह और देर तक नहीं रुका। वह उछलकर ईश्वर महल के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। नव स्वर्ग ईश्वरवध मंच। हम फक उस समय मैंने कहा था कि मैं निश्चित रूप से इस जगह को कुचल दूंगा। आर्यन का क्लोन जोश में था। उसने आखिरकार अपनी उस कसम को पूरा कर लिया था, और वह भी साफ सुथरे तरीके से। वह महल के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया और उसमें कदम रखा। इस क्षण आर्यन के हमशक्ल ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तुरंत एक स्थान पर घूरने लगा। इस क्षण ज्ञानी उन्मादी राजा ने अपनी असंख्य दानव कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखी और आर्यन को घूर रहा था। पहली नजर में ज्ञानी उन्मादी राजा को लगा कि वह व्यक्ति परिचित लग रहा है, लेकिन वह जानता था कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं। तियान वंश से कोई? ज्ञानी उन्मादी राजा ने सिर हिलाया। दुश्मन? आर्यन ने भी सिर हिलाया और कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो? ज्ञानी उन्मादी राजा ने अभी भी सिर हिलाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने उदासीनता से कहा, मारो। ज्ञानी उन्मादी राजा ने अपनी आंखें सिकोड़ी और आर्यन की आंखों में घूरने लगा। कुछ सेकंड के बाद वह मुस्कुराया और हंसा। हाँ हाँ हाँ, तो यह एक सहयोगी है। मैंने सोचा कि यह एक दुश्मन है। वह आर्यन की आंखों में हत्या का इरादा देख सकता था।
यह हत्या का इरादा नकली नहीं हो सकता था। यह भी निर्धारित किया जा सकता था कि आर्यन निश्चित रूप से तियान वंश से नहीं था। हालांकि ज्ञानी उन्मादी राजा लापरवाह लग रहा था, लेकिन वह बहुत सावधान और सतर्क था। उसे अपने सामने वाले व्यक्ति से सावधान रहना होगा, क्योंकि वह बहुत मजबूत था। आर्यन ने कहा, तुम भी आकाश विरोधी वंश को मारना चाहते हो? ज्ञानी उन्मादी राजा ने दूर में स्थित रहस्यमयी सम्राट हॉल की ओर देखा और कहा, मेरा मालिक अंदर है। तुम्हारा मालिक? आर्यन ने रुचि से पूछा, कौन है? ज्ञानी उन्मादी राजा ने गर्व से कहा, अनंत जीवन का भविष्य का स्वामी उसका नाम है। उसे बात पूरी करने का मौका दिए बिना। धमाका, धमाका। रहस्यमयी सम्राट हॉल गरज उठा। रहस्यमयी सम्राट हॉल से एक काली रोशनी निकली और हॉल लगभग टूटने वाला था। ज्ञानी उन्मादी राजा हंसा। कहे, क्या यह शक्ति कमाल की नहीं है? आर्यन ने देखा और सिर हिलाया। बुरा नहीं है। उसका दिल उछल गया। अरे, क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह शक्ति मेरे शरीर से बाहर निकल रही है? मैंने इस तरह की शक्ति का अभ्यास कभी नहीं किया। यह एक अजीब एहसास था। आर्यन समझ नहीं पाया। ज्ञानी उन्मादी राजा ने कहा, मेरा मालिक अब एक उन्मादी अवस्था में है। वह अकेले तियान वंश को नष्ट करना चाहता है और वह नहीं चाहता कि हम हस्तक्षेप करें। मुझे लगता है कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए और मेरे साथ तमाशा देखना चाहिए। उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत मजबूत था और ज्ञानी उन्मादी राजा नहीं चाहता था कि वह रहस्यमयी सम्राट हॉल के करीब जाए। यह आर्यन के लिए अधिक खतरा होगा। जहां तक आर्यन का सवाल था, जब तक छोटा सन्यासी वहां था, आर्यन नहीं मरेगा। ज्ञानी उन्मादी राजा को छोटे सन्यासी पर विश्वास था। आर्यन ने रहस्यमयी सम्राट हॉल की ओर देखा, कंधे उचकाए और कहा, ठीक है। मैं वैसे भी एक आलसी व्यक्ति हूं। अगर कोई मेरे लिए यह करता है तो मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मालिक यह कर पाएगा या नहीं। यह आदिम संसार का शिखर है और यह प्राचीन संसार से जुड़ा हुआ है। यह प्राचीन संसार का सबसे मजबूत मार्शल कलाकार रहस्यमयी सम्राट है। उसे डर था कि अंदर का व्यक्ति इसे संभाल नहीं पाएगा। ज्ञानी उन्मादी राजा मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो। जैसा कि लगता है, ईश्वर महल में कोई भी मेरे मालिक का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आर्यन ने ज्ञानी उन्मादी राजा को उत्सुकता से देखा और उसका दिल उछल गया। इस आदमी को कम नहीं आंकना चाहिए। रहस्यमयी सम्राट हॉल। जैसे ही अनंत जीवन की शक्ति अनंत दस्ताने में प्रवाहित हुई, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पल भर में आत्मबंधन श्रृंखलाएं चूर-चूर हो गईं। वह रहस्यमयी सम्राट के सामने खड़ा हो गया, उसके होंठ ऊपर उठ गए और उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। उसने हर शब्द स्पष्ट रूप से बोला। हर शब्द में हत्या का इरादा भरा हुआ था। रहस्यमयी सम्राट की आंखें सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, धमाका, 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 धमाका। कॉम्बो शुरू हो चुका था। वह मूल रूप से रहस्यमयी सम्राट द्वारा बनाई गई एक प्रेत था। उसके पास भौतिक शरीर नहीं था और वह केवल एक छाया था। एक छाया कैसे हमला कर सकती है? उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए थी। हालांकि अनंत जीवन की शक्ति से भरे अनंत दस्ताने उसके भौतिक शरीर पर हमला कर रहे थे। एक मुक्के से रहस्यमयी सम्राट का प्रेत अंदर की ओर धंस गया। फिर बैंग बैंग बैंग।
एक पागल कॉम्बो। उसे मार मार कर बेदम कर दिया। हर मुक्के की शक्ति रहस्यमयी सम्राट हॉल को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। तुम्हारे साथ लड़ने लायक नहीं। लायक नहीं है तुम्हारे हाथ में। अब तुम लायक हो। अब किसके पास अधिकार नहीं है? रहस्यमयी सम्राट, तुम कमीने। तुमने मुझे कितनी बार फिर से शुरू करने पर मजबूर किया है। मेरा पेट गुस्से से भरा है। धिक्कार है तुम्हें। आर्यन उन्माद में गाली दे रहा था। साथ ही वह पागलों की तरह हमला कर रहा था। रहस्यमयी सम्राट के प्रेत में विरोध करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अंत में आर्यन ने उसे रौंद दिया और उसे पीटा। प्रेत में दरारें पड़ने लगीं और रहस्यमयी सम्राट की शक्ति बिखरने लगी। प्राचीन संसार। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3445 से 3446। कृपया इस बात को याद रखें कि मैंने आपके पिछले निर्देशों के अनुसार सभी चीनी नामों और शब्दों का हिंदी में अनुवाद किया है और उन्हें स्थायी रूप से सहेज लिया है। मैं इस कहानी के आगे के अंश को उपन्यास शैली में हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। असुर अतल में गूंजती प्रतिध्वनियां। अंधकार, जहां भूतों का कोलाहल और नरक का रुदन सुनाई देता था। प्राचीन विश्व का सबसे बर्बर स्थान, 3 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक, असुर अतल। रहस्यमय सम्राट, जिसका हिंदी नाम अभी तय नहीं हुआ है, और उसके 2 साथी एक गहरी अंधेरी दरार में प्रवेश कर रहे थे। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने कहा था कि उनके क्लोन पहले ही जा चुके हैं और आर्यन, भले ही वह दादा का पुनर्जन्म हो, जब तक वह प्राचीन विश्व में कदम नहीं रखता तब तक अपनी चरम शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। उन्हें विश्वास था कि उनके आभासी रूप, फैंटोम इमेजेस, ही उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त होंगे। चिंता मत करो भाई एक्सयूएन, सफेद बालों वाले व्यक्ति ने कहा। जब हम वहां पहुंचेंगे तो वह लड़का मर जाएगा। कोई भी तुम्हारे स्वर्गीय वंशजों को चोट नहीं पहुंचा सकता। बस हमें प्राचीन असुर अतल में दादा के शव तक ले चलो। रहस्यमय सम्राट ने सिर हिलाया। उसने स्वीकार किया कि वह जल्दबाजी कर रहा था और उसके स्वामी का मिशन अधिक महत्वपूर्ण था। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न था, स्वामी को दादा के शव की क्या आवश्यकता है? एक व्यक्ति जो लाखों या करोड़ों साल पहले मर चुका है, उसके शव में क्या हो सकता है? सफेद बालों वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी के अपने लक्ष्य हैं। सेवक होने के नाते हमें केवल कार्य पूरा करना है। उसने आगे बताया कि स्वामी को वास्तव में दादा के शव की नहीं, बल्कि उसे दबाने वाले दमन पाषाण की आवश्यकता थी। दमन पाषाण के बारे में कई किंवदंतियां थीं। कोई कहता था कि यह प्राचीन विश्व का हृदय था, तो कोई कहता था कि यह किसी बाहरी क्षेत्र के विशेषज्ञ से आया था। कुछ तो यह भी मानते थे कि यह ब्रह्मांडीय ईश्वर पाषाण का एक टुकड़ा था, जिसमें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी। रहस्यमय सम्राट ने दमन पाषाण के बारे में सोचा और फिर प्राचीन विश्व की दिशा में देखा। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हमारे दोनों क्लोन के साथ वह लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा। बाहर की दुनिया में, स्वर्गीय महल में कोहरान। उच्च और पराक्रमी। स्वर्गीय वंश ही स्वर्ग है, वही ईश्वर है। तुम बहुत अद्भुत हो। अपने मुख्य शरीर को बुलाओ, आर्यन क्रोधित होकर चिल्लाया और अपने दिल में भरी सारी भड़ास निकाल रहा था। रहस्यमय सम्राट का आभासी रूप उसके पैरों के नीचे था। आर्यन मुक्कों पर मुक्के बरसाता रहा और रहस्यमय सम्राट का आभासी रूप केवल बचाव कर पा रहा था, उसमें पलटवार करने की शक्ति नहीं थी। पूरा रहस्यमय सम्राट हॉल आर्यन के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से दब गया था।
स्वर्गीय वंश के उन शिष्यों और बड़ों के चेहरे बदसूरत हो गए थे। वे कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनका अहंकार, उनकी अकड़, उनकी जन्मजात श्रेष्ठता, ये सब आर्यन की मुट्ठियों से कुचले जा रहे थे। रहस्यमय सम्राट का आभासी रूप इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित हो रहा था। यह लड़का कितना शक्तिशाली था। एक बार जब रहस्यमय सम्राट का आभासी रूप मर जाता तो अगला नंबर उनका ही था। इस क्षण उन्हें अब कोई अहंकारी अभिव्यक्ति दिखाने की हिम्मत नहीं थी। वे सभी सिकुड़ गए थे और अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि आर्यन एक ही मुक्के में उन्हें नरक भेज देगा। वे कांप रहे थे। यहाँ तक कि जमीन पर घुटने टेकने के बाद भी उनके शरीर का कांपना बंद नहीं हो रहा था। वे सभी अपने मन ही मन विनती करने लगे, रहस्यमय सम्राट जल्दी वापस आ जाओ। प्रभु रहस्यमय सम्राट जल्दी वापस आ जाओ। पूर्वज जल्दी वापस आ जाओ। उन्हें पहले कभी इतना डर नहीं लगा था। प्राचीन विश्व के वे विशेषज्ञ भी कांप रहे थे और डर से उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्हें लगा कि आर्यन अब साक्षात मृत्यु का देवता था, और वह भी एक पागल मृत्यु का देवता। वे बिल्कुल हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। धमाका धमाका धमाका, धूम धूम धूम। आर्यन के हमले बेहद शक्तिशाली थे। रहस्यमय सम्राट का आभासी रूप अब इसे और सहन नहीं कर पा रहा था और उसकी शक्ति ढह गई। उसी समय उसका शरीर टूट रहा था। भले ही वह सिर्फ एक आभासी रूप था, उसके सिर पर एक लंबी रक्तनाली थी। इस समय रक्तनाली लगभग खाली हो चुकी थी। रहस्यमय सम्राट, मुख्य शरीर, मेरे लिए मरो। धूम। आर्यन ने एक पैर से रहस्यमय सम्राट के आभासी रूप पर कदम रखा और उसके शरीर से हत्या की इच्छा उमड़ पड़ी। सिर्फ एक आभासी रूप उसके दिल में भरे क्रोध को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह रहस्यमय सम्राट को मारना चाहता था। वह मुख्य शरीर को मारना चाहता था, आभासी रूप को नहीं। गड़गड़ाहट। उसने पूरी ताकत से कदम रखा। क्रैक। रहस्यमय सम्राट का आभासी रूप आर्यन द्वारा तुरंत टूट गया और उसके सिर पर रक्त का अंतिम अंश शून्य हो गया। सिस्टम की आवाज आई। डिंग। आर्यन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह अब सिस्टम की बीप सुनना नहीं चाहता था। वह बस पूरे स्वर्गीय वंश को मारना चाहता था। इसलिए जिस क्षण उसने रहस्यमय सम्राट के आभासी रूप पर कदम रखा, आर्यन हवा में उछला और तुरंत विशाल रहस्यमय सम्राट की मूर्ति के सामने आ गया। उसकी मुट्ठी चली। उसने रहस्यमय सम्राट की मूर्ति के सिर पर मुक्का मारा। एक मुक्का चला। हालांकि इस क्षण, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को यहीं रोक दूं या आगे जारी रखूं? निश्चित रूप से यहाँ दिया गया गद्यांश एक उपन्यास की तरह हिंदी में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी चीनी नामों का अनुवाद कर दिया गया है। अंधकार के प्रतिध्वनि। अंतरिक्ष विकृत हो गया, जैसे कोई कालसमय सुरंग हो। उसमें से दो रहस्यमय परछाइयां बाहर निकलीं। आर्यन चौंक उठा। उसने तुरंत एक परछाई पर मुक्का जड़ दिया। बूढ़े सम्राट युआन, क्या बस यही है जो तुम कर सकते हो? तुम बाहर आने की हिम्मत भी नहीं करते और केवल इन प्रतिरूपों को मरने के लिए भेज सकते हो? वह क्रोध में गरज उठा। आर्यन ने उन दोनों आकृतियों के चेहरों को नहीं देखा। सम्राट युआन के महल में उनके प्रकट होने पर यह देखने की आवश्यकता नहीं थी कि वे कौन थे, वैसे भी वे सभी मारने लायक ही थे। उसने एक जोरदार मुक्का मारा। दो भ्रामक आकृतियों में से एक थोड़ा सा हिल गई और थोड़ा आगे बढ़ गई। उसके होठों के कोनों पर एक हल्की मुस्कान आई
और उसने धीरे से कहा, नागदेव का पुनर्जन्म। वह न तो हटा और न ही बचाव किया, बल्कि आर्यन को उसे मारने दिया। धमाका! एक जोरदार धमाका गूंज उठा। इस मुक्के ने सम्राट युआन की परछाई को 30 मीटर पीछे धकेल दिया। अमरता की शक्ति से ओतप्रोत इस मुक्के की शक्ति कम नहीं थी। हालांकि परछाई बिल्कुल नहीं हिली। इतना ही नहीं, आर्यन की मुट्ठी के जोड़ फट गए और वे सभी टूट गए। उसका पूरा दाहिना हाथ चकनाचूर हो गया था। परछाई पीछे नहीं हटी, लेकिन वह दर्जनों कदम पीछे हट गया। उसके हाथ में असहनीय दर्द था और वह शक्तिहीन होकर लटक गया। यह बहुत असहज था। आर्यन ने उस परछाई को देखा जिस पर उसने वार किया था और गंभीरता से कहा, सम्राट युआन का और भी शक्तिशाली प्रतिरूप। उसके हृदय में कोई भय नहीं था। युद्ध की ललक और क्रोध और भी बढ़ गया। परछाई के चेहरे पर मुस्कान और अधिक भयावह हो गई। उसमें तिरस्कार भरा हुआ था और उसने ठंडे स्वर में कहा, ऐसी शक्ति के साथ तुम यह कहने की हिम्मत करते हो कि तुम नागदेव का पुनर्जन्म हो? बहुत कमजोर। आर्यन की आंखें काली पड़ गईं। उसने स्वर्ग कुल के एक बुजुर्ग को घूर कर देखा और अपना बायां हाथ पलट दिया। धमाका! उसने सीधे उसे ऊपर खींच लिया और उसका सिर कुचल दिया। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को स्वर्ग कुल के बुजुर्ग को मारने के लिए बधाई। क्या आप उसकी खेती को अवशोषित करना चाहते हैं? हाँ महोदय। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर अधिपति स्तर 3। घायल! उसका हाथ अपंग हो गया। कोई बात नहीं, एक व्यक्ति को मारो, एक स्तर बढ़ाओ और उसकी सारी स्थिति ठीक हो गई। यह बस उतना ही शानदार था। आर्यन के शरीर पर आभा थोड़ी बदल गई। उसके हाथ का अपंग पिछला हिस्सा तुरंत ठीक हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसके जोड़ों से चटकने की आवाज आई। भ्रामक आकृति कांप गई और हंसते हुए बोली, तुम इतनी गंभीर चोटों से तुरंत उबर गए और तुम्हारी खेती भी एक पल में काफी बढ़ गई। दिलचस्प। अपनी खेती का स्तर बढ़ाने के लिए हत्या और भक्षण पर निर्भर। उसने एक ही नजर में आर्यन को पहचान लिया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि प्रणाली क्या थी, लेकिन आर्यन के कार्यों की श्रृंखला ने उसे तुरंत समझा दिया। भ्रामक आकृति ने इसे पूरी तरह से समझ लिया था। दिलचस्प, यह वास्तव में दिलचस्प है। उस स्वर्ग कुल के बुजुर्ग की खेती सिर्फ अधिपति स्तर 3 थी और तुम्हारी वर्तमान खेती भी अधिपति स्तर 3 है। तुम जिसे भी मारते हो उसकी खेती प्राप्त कर सकते हो। मैंने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी। क्या यह वह शक्ति है जिसे तुम बाहरी क्षेत्र से वापस लाए हो? उसे आर्यन में और अधिक रुचि हो गई। छोटा साधक आर्यन के बगल में उतरा और फुसफुसाया, बड़े भाई, ये दोनों लोग साधारण नहीं हैं। छोटा साधक को न केवल दो भ्रामक आकृतियों के गायब होने का एहसास हुआ, बल्कि ज्ञानवान उन्मत्त राजा, जो दैवीय महल के द्वार की रखवाली कर रहा था, उसने भी दो भ्रामक आकृतियों के रहस्यमयी सम्राट के महल में प्रकट होने पर भौहें सिकोड़ी। उसे भी एक शक्तिशाली आभा महसूस हुई और वह रहस्यमयी सम्राट के भ्रामक आकृति से पूरी तरह से अलग थी। एक शब्द में वर्णन करने के लिए, भयानक। ज्ञानवान उन्मत्त राजा की आंखें सिकुड़ गईं और वह थोड़ा चिंतित था। रहस्यमयी सम्राट का महल। आर्यन ने दो भ्रामक आकृतियों को घूर कर देखा और महसूस किया कि वे रहस्यमयी सम्राट की भ्रामक आकृति से पूरी तरह से अलग दिखती थीं। एक के सिर पर सफेद बाल थे और दूसरे के सिर पर चमकदार काले बाल थे। वे दोनों नरक के श्वेत और कृष्ण दूत जैसे दिखते थे। हालांकि कौन परवाह करता है कि वे कौन हैं? बस करो। धमाका! अनंत दस्ताने को कसकर भींचते हुए
आर्यन ने काले बालों वाली भ्रामक आकृति को घूरकर कहा, तुम जो कोई भी हो, अगर तुमने मुझे रोका तो तुम मरोगे। धमाका। एक कदम के साथ वह तेजी से आगे बढ़ा। काले बालों वाली भ्रामक आकृति हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मरना? हे, मैंने वह शब्द बहुत समय से नहीं सुना है। आर्यन को अपनी ओर भागते हुए देखकर वह मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत धीमे हो। उसकी आंखों में आर्यन की गति एक चींटी के रेंगने जैसी थी। यह वास्तव में बहुत धीमा था। हालांकि उसे जल्दी नहीं थी। वह आर्यन की क्षमता को फिर से परखना चाहता था। इसलिए वह अपनी जगह पर निश्चल खड़ा रहा। आर्यन का मुक्का पड़ा। बुर्स। उसकी शक्ति फट पड़ी। मुक्का भ्रामक आकृति के सिर पर पड़ा। आर्यन का शरीर गोता लगाने की मुद्रा में था। काले बालों वाली भ्रामक आकृति चुपचाप खड़ी रही और एक पल के लिए महसूस करने के बाद बोली, बुरा नहीं। तुम्हारी ताकत थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन यह अभी भी बहुत कमजोर है। जैसे ही उसने बात पूरी की, काले बालों वाली भ्रामक आकृति की आंखें हिल गईं। बुर्स। दूसरी दुनिया से शक्ति का एक उछाल अचानक फूट पड़ा। धमाका। आर्यन का हाथ सीधे पाउडर में टूट गया और एक पल में गायब हो गया। अनंत दस्ताने भी तुरंत दब गए और सीधे आर्यन की आकाशीय अंगूठी में वापस चले गए। बड़े भाई, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3447। बड़े भाई। छोटा साधक की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह चिल्ला उठा। 10,000 पथ मंत्रों की शक्ति ने तुरंत आर्यन के शरीर को घेर लिया, जो पीछे की ओर उड़ रहा था। फिर भी आर्यन इसे रोक नहीं पाया और उसके मुंह से खून निकल गया। उस पल में उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर पाउडर में कुचल जाएगा, लेकिन वह नहीं हुआ। काले बालों वाली भ्रामक आकृति स्पष्ट रूप से ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। काले बालों वाली भ्रामक आकृति ने आर्यन की चकित आंखों को देखा और कहा, संदेह मत करो, तुम्हें मारना एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्षण शक्ति किस हद तक उजागर हो सकती है। हालांकि मैं इस बात पर निश्चित हो सकता हूं कि तुम नागदेव का पुनर्जन्म नहीं हो। यहां तक कि अगर नागदेव पुनर्जन्म लेना चाहे तो वह तुम्हारी जैसी किसी रद्दी चीज में पुनर्जन्म नहीं ले पाएगा। तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारे पास नागदेव का पुनर्जन्म होने की योग्यता भी नहीं है। उपहास, तिरस्कार। वास्तव में उसकी आंखों में उपहास या तिरस्कार का कोई संकेत भी नहीं था। उसने सीधे उन्हें नजरअंदाज कर दिया,
क्योंकि आर्यन में उन्हें ऐसा महसूस कराने की योग्यता नहीं थी। आर्यन ने एक हाथ से जमीन पर सहारा लिया। धमाका! उसका शरीर उछल पड़ा और उसने एक और स्वर्ग कुल के बुजुर्ग को पकड़ लिया। धमाका! कुचल दिया। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को स्वर्ग कुल के बुजुर्ग को मारने और उसकी खेती को मुक्त करने के लिए बधाई। हाँ महोदय। खिलाड़ी आर्यन को स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर अधिपति स्तर 4। जैसे ही प्रणाली की ध्वनि शांत हुई, आर्यन का हाथ तुरंत वापस उगाया और बिल्कुल नया हो गया। अनंत दस्ताने भी तुरंत उसकी मुट्ठी पर दिखाई दिए। इस दृश्य ने रहस्यमयी सम्राट के महल में सभी को चौंका दिया। दोनों भ्रामक आकृतियां भी उतनी ही चौंक गईं। यह ठीक वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। हाँ हाँ हाँ, दिलचस्प। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसकी खेती तुमसे ज्यादा हो, तो तुम कैसे भक्षण करके आगे बढ़ोगे? काले बालों वाली आकृति ने उदासीनता से कहा। इस क्षण बुर्स काली रोशनी की एक किरण निकली जिसने सीधे स्वर्ग कुल के बुजुर्गों, शिष्यों और प्राचीन क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों को ढक लिया। सभी के चेहरे बदल गए। क्या आप इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे या इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? आपकी पिछली बातचीत के अनुसार मैंने आपके द्वारा दिए गए चीनी नामों और शब्दों के हिंदी अनुवादों को स्थायी रूप से याद कर लिया है। यहाँ एक उपन्यास शैली में दिया गया गद्यांश का हिंदी रूपांतरण है। अंधकार का ग्रास और एक नायक का उदय। मेरे प्रभु, मैं हम रहस्यमय सम्राट के वंशज हैं। भय से कांपते हुए शब्द हवा में घुल गए। हर तरफ अंधप्रभ की काली चमक थी जो उनके दिलों में ठंडक घोल रही थी, जैसे वे नरक के अगाध कुंड में जा गिरे हों। उनका हृदय द्रुत गति से धड़क रहा था। छोटे ताओवादी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और तुरंत आसन जमाकर बैठ गए। उन्होंने मंत्रों का जाप किया, जिससे सुनहरे रंग के रहस्यमयी अक्षर एक सुरक्षा कवच में बदल गए, जिसने तुरंत आर्यन को घेर लिया। श्वेतकेशी व्यक्ति थोड़ा चकित रह गया। उसने आर्यन के शरीर पर सुनहरे अक्षरों को देखा और फिर छोटे ताओवादी को। मैंने इन अक्षरों को पहले कहीं देखा है, काले केशों वाली परछाई ने कहा। यह कोई ऐसा लोक हो सकता है जिसे हमने अतीत में नष्ट कर दिया था। उसकी आंखें पूरी तरह से शांत थीं। उन खगोलीय लोगों की याचनाओं से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये लोग कौन थे? चींटियां? वे तो चींटियां भी नहीं थे। अतीत में खगोलीय लोग स्वयं को देवता मानते थे, इस संसार के शासक। अब वे चींटियों से भी बदतर थे। यह युग ऐसा ही था। जो शक्तिशाली थे वे देवता थे और जो दुर्बल थे वे घास के समान। उसी क्षण काले केशों वाली परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए मारने को कोई नहीं है। मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारी शक्ति तुरंत बढ़ सकती है। मृत्यु का हार। मरो। उसकी भौहें तन गईं और काली चमक अंदर की ओर सिकुड़ गई। ठीक एक ब्लैक होल की तरह सब कुछ निगलते हुए। खगोलीय जाति के बुजुर्ग, शिष्य और प्राचीन दुनिया के विशेषज्ञ तुरंत निगल लिए गए और काली रोशनी में बदल गए। धूल में बदलना तो दूर, एक बाल भी नहीं बचा। वे सभी तुरंत गायब हो गए। पूरी खगोलीय जाति, हजारों लोग, उनमें से लगभग हर कोई आदिम दुनिया का एक शीर्ष विशेषज्ञ था, लेकिन एक परछाई के सामने वे इतने कमजोर थे कि उन्हें चींटियां भी नहीं माना जा सकता था। इतना शक्तिशाली कि अवर्णनीय था। आर्यन की आंखें कांप गईं। वह सामने के दृश्य से भयभीत था। वह कभी डरता नहीं था, लेकिन इस समय उसके दिल में एक सिहरन उठ गई। उसने कठिनाई से निगला। पूरे रहस्यमय सम्राट के महल में
उसके और छोटे ताओवादी के अलावा कोई नहीं बचा था। सब चले गए। छोटे ताओवादी की आंखें तन गईं। अंधकार दिव्य शक्ति। काले केशों वाली आकृति मुस्कुराई और बोली, बुरा नहीं। तुम अंधकार दिव्य ऊर्जा के बारे में जानते हो। लगता है कि तुम भी बाहरी क्षेत्रों से हो। छोटे ताओवादी ने आर्यन के और करीब आकर कहा, तुम्हारी डार्क वर्ल्ड ऐसे छोटे से लोक में क्यों आएगी? छोटा लोक? जो भी हो, प्राचीन दुनिया अभी भी एक मातृसत्तात्मक दुनिया थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो प्रजनन कर सकती थी। यह एक छोटा सा लोक कैसे बन गया? उन प्रथम श्रेणी के लोकों और उच्च लोकों के लिए प्राचीन दुनिया बस एक छोटा सा लोक थी। डार्क वर्ल्ड का उच्चतम लोक। यह प्राचीन दुनिया जैसे लोक को अरबों और 80 मिलियन मील से भी कुचल सकता था। काले केशों वाली परछाई और भी चकित थी। तुम डार्क वर्ल्ड के बारे में भी जानते हो? लगता है कि मैंने तुम्हें अभी कम आंका था। तुम वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। श्वेतकेशी परछाई ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने उसके शरीर पर के अक्षर कहीं देखे हैं। छोटे ताओवादी ने कहा, डार्क वर्ल्ड ने कभी भी ऐसे छोटे लोक में रहने से घृणा नहीं की है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? काले केशों वाली परछाई ने कहा, यह बहुत सरल है। मारना, दुनिया को नष्ट करना और कुछ खोजना। बोलते हुए उसने आर्यन को घूरना शुरू कर दिया। आर्यन को कुछ सेकंड तक घूरने के बाद काले केशों वाली परछाई ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उस पर लॉन्ग बैटियन की कोई भी आभा दिखाई नहीं देती। श्वेतकेशी परछाई ने भी कहा, मुझे भी नहीं पता। लॉन्ग बैटियन ऐसे कचरे में क्यों पुनर्जन्म लेगा? अगर उसने ऐसे कचरे में पुनर्जन्म लिया तो क्या यह हमारे लिए अपमान नहीं होगा? काले केशों वाली परछाई ने कहा, मैं वास्तव में इसे समझ नहीं पा रहा हूं। श्वेतकेशी परछाई ने कहा, तुमने तियान वंश के इतने सारे लोगों को मार डाला, तुम सम्राट जुआन को कैसे बताओगे? हाँ हाँ हाँ। काले केशों वाली परछाई ने कहा, उसे मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मैं उसके दिल में जंजीरों से छुटकारा पाने में उसकी मदद कर रहा हूं। इन बोझों के बिना वह और आगे बढ़ सकता है। श्वेतकेशी परछाई ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा सोच सकता है। ठीक है। काले केशों वाली परछाई ने कहा, और समय बर्बाद न करें। हमने पहले ही साबित कर दिया है कि तुम लॉन्ग बैटियन के पुनर्जन्म नहीं हो, तो तुम दोनों अब मर सकते हो। जैसे ही उसने समाप्त किया, काले केशों वाली परछाई की आंखें हिलीं और एक गहरी रोशनी चमकी। गूंज, प्रकाश फूट पड़ा। इस बार इसने सीधे दिव्य महल की पूरी भूमि को ढक लिया। श्वेतकेशी परछाई ने कहा, तुम सम्राट जुआन के सभी विचारों को काट देने वाले हो। काले केशों वाली परछाई ने कहा, तभी वह बड़ा हो सकता है। इन अरबों वर्षों में उसने इन लोगों पर कितनी ऊर्जा बर्बाद की है। यह दुनिया ऐसी ही है। अगर ये लोग न होते तो लॉन्ग बैटियन इतनी दयनीय स्थिति में क्यों होता? उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता क्यों होती? यह सब उसके आसपास की इन जंजीरों के कारण है। परिवार, महिलाएं, भाई बहन साधना के सबसे बड़े अवरोध हैं। वे अनगिनत समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। मूल रूप से वह एक प्रतिभाशाली था, लेकिन इन लोगों के कारण वह कचरा बन गया। काले केशों वाली परछाई ने आर्यन को देखा और कहा, बच्चे, याद रखना, अगर तुम्हारा अगला जीवन हो तो अपनी ऊर्जा उन पर मत लगाना। रहने दो, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी तुम्हारा अगला जीवन नहीं होगा। ठीक है, अब जाने का समय है। काले केशों वाली परछाई की आंखें तन गईं। इस क्षण दिव्य महल के प्रवेश द्वार पर
बुद्धिमान राजा ने अपने चारों ओर की काली लपटों को देखा और उसकी भौहें अचानक भयानक हो गईं। अंधकार दिव्य शक्ति, इस दुनिया में अंधकार वर्ल्ड के लोग कैसे हो सकते हैं? असंभव। आर्यन के क्लोन की आंखें भी काली पड़ गईं। इस क्षण उसके शरीर पर बैंगनी धुंध हिल गई। गरज! एक झरने की तरह यह सीधे आसमान में फट गया। गूंज! बैंगनी प्रकाश की एक किरण नीचे गिर गई। यह एक विशाल ढाल बन गया। आर्यन के क्लोन ने बुद्धिमान राजा को देखा और कहा, क्या तुम अंदर आना चाहते हो? बुद्धिमान राजा ने सिर हिलाया और कहा, जरूरत नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे रहस्यमय सम्राट के महल की ओर दौड़ा। आर्यन का क्लोन चौंक गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यहां तमाशा देखने आए हो? तुम अकेले क्यों दौड़े चले आए? रहने दो, मैं जाकर देखता हूं कि आखिर किसकी इतनी शक्तिशाली ताकत है। अगर यह रहस्यमय सम्राट है। उसकी भौहें चुपके से तन गईं। रहस्यमय सम्राट का महल। छोटे ताओवादी के सुनहरे अक्षरों ने आर्यन के शरीर को ढक दिया। आर्यन ने काली परछाई की घृणित अभिव्यक्ति को देखा और अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने की भरसक कोशिश की। थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और मजबूत। क्या अमरता की शक्ति थोड़ी और मजबूत हो सकती है? आह! धमाका! 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 आर के शरीर ने काली रोशनी को ग्रहण किया और उसके डांटियन में छोटा काला छेद तुरंत भर गया। गरज! गरज! उसका क्रोध फट पड़ा। आर्यन का शरीर जलने लगा। छोटे ताओवादी द्वारा छोड़े गए सुनहरे अक्षरों के अलावा उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जलता हुआ लग रहा था। काली केशों वाली परछाई के मुक्के फटते हुए देख रहा था। आह! एक दहाड़ के साथ अनंत मुक्के ने भी एक दहाड़ दी और मुक्के में अरबों टन शक्ति समाहित थी। तानाशाही विनाशक का अनंत मुक्का आसानी से एक ग्रह को नष्ट कर सकता था। हालांकि आर्यन के हाथों में मुक्के उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन अमरता की शक्ति भी असाधारण रूप से मजबूत थी। क्या आप इस कथा में और रोमांच चाहते हैं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3448। काला बालों वाला प्रेत हल्का मुस्कुराया। तुम खुद को ज्यादा आंकते हो। उसकी नजरें जम गईं। मृत्यु फसल। बुज़! काले प्रकाश की एक और किरण ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। पल भर में पूरा दैवीय महल दरकने लगा और जहां जहां काला प्रकाश गया वह तुरंत निगल लिया गया। वह तेजी से गायब हो गया। आदिम विश्व ने आसमान की ओर देखा और पाया कि दैवीय महल ढह रहा था और अंधेरे में समाता जा रहा था। यह एक चंद्र ग्रहण जैसा था। बस यही कि चंद्र ग्रहण कुछ समय बाद ठीक हो जाता, लेकिन यहां ठीक होने का कोई संकेत नहीं था। यह पूरी तरह से निगल रहा था। नहीं, यह अतुलनीय रूप से भयानक था। पूरा आदिम विश्व दहशत की स्थिति में था। तियान वंश ने आदिम विश्व पर बहुत लंबे समय तक शासन किया था, इतना लंबा कि वे तियान वंश को देवताओं के रूप में मानने के आदी हो गए थे और अब उनके देवता नष्ट हो गए थे। उनके दिल अथाह गड्ढे में डूब गए। स्वर्गीय पर्वत के चरणों में। यह कैसी शक्ति है? तलवार बुजुर्ग, आपने सम्राट जुआन को पहले देखा है। क्या यह प्राचीन विश्व की विरासत की शक्ति है? क्या यह पूरे दैवीय महल को मिटा सकती है? शाओ बाई का शरीर हल्का कांप उठा। वह अपने मालिक के बारे में चिंतित था। तलवार बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इस तरह की शक्ति पहले कभी नहीं देखी और
यह सम्राट जुआन द्वारा स्वयं जारी की गई शक्ति नहीं लगती। सम्राट जुआन अपने तियान वंश का अच्छा ख्याल रखते हैं। दैवीय महल की भूमि भी उन्होंने एक सर्वोच्च तकनीक का उपयोग करके बनाई थी। वह दैवीय महल को नष्ट नहीं कर सकते। तान दापाओ ने कहा, तो फिर यह कैसे हो सकता है? क्या यह मालिक की शक्ति हो सकती है? बूढ़े मिये ने कहा, ऐसा नहीं लगता। हालांकि आर्यन थोड़ा अहंकारी और दबंग है, उसका दिल अभी भी धार्मिक और दयालु है। वह निश्चित रूप से इस तरह की बुरी शक्ति को विकसित नहीं करेगा। रक्तचंद्र रानी ने कहा, मैं बस यह जानना चाहती हूं कि क्या मेरा पति जीवित रह सकता है। लान मेई की आंखें झिलमिला उठीं, उसका दिल दहशत की स्थिति में था। सूसू ने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना बुदबुदाई, मेरे बड़े भाई आर्यन को आशीर्वाद दें। बड़े भाई आर्यन, आपको सुरक्षित रहना चाहिए। मैं अपनी पूरी उम्र का आदान प्रदान करने को तैयार हूँ। मेरे बड़े भाई आर्यन की सुरक्षा को आशीर्वाद दें। वे भी अतुलनीय रूप से चिंतित थे। हालांकि वे गंभीर रूप से घायल थे और कोई भी दैवीय महल तक नहीं जा सकता था। वे केवल देख सकते थे। अभी क्या हो रहा था, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। रहस्यमय सम्राट हॉल। आह आह, आर्यन ने काले बालों वाले व्यक्ति को मुक्का मारते हुए एक के बाद एक क्रोधित गर्जना की। काले बालों वाला व्यक्ति कोल्डली हंसा। निष्कंप। आर्यन के चारों ओर काला प्रकाश, उसके शरीर पर सब कुछ लगातार निगल रहा था। आर्यन के शरीर पर अनंत दाव सूत्र का रक्षा कवच लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन आर्यन को परवाह नहीं थी। जो मेरे रास्ते में आएगा वह मर जाएगा। आह! उसके मुक्के बिजली की तरह गड़गड़ाए और काले साए पर बरस पड़े। कोई बचाव नहीं था। सबसे अच्छा बचाव पहले प्रतिद्वंद्वी को मारना था। बैंग 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 बैंग। हर मुक्का पिछले से भारी और अधिक क्रूर था, अपनी पूरी शक्ति को छोड़ रहा था। काली कटाई शक्ति दैवीय महल में सब कुछ पागलपन से काट रही थी। हालांकि काले साए ने पाया कि उन दोनों के अलावा पूरे दैवीय महल में 4 और लोग थे। ये 4 लोग उसकी काली दैवीय शक्ति से निगले नहीं गए थे। वह थोड़ा नाखुश था। इसके अलावा आर्यन लगातार उसके सामने बमबारी कर रहा था। वह और भी नाखुश हो गया। अपनी आंखों में एक भयावह नजर के साथ उसने आर्यन की ओर देखा और कहा, केवल तुम्हारी ताकत से यह मुझे गुदगुदी करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। आर्यन के मुक्के उसके सामने से नहीं टूट पा रहे थे, जैसे कि काले बालों वाले साए का शरीर शक्ति की एक विशेष परत से सुरक्षित था। वह एक भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। वे सभी मिस थे। क्रिटिकल हिट कॉम्बो से होने वाला नुकसान सब मिस हो गया। आर्यन की ताकत पहले से ही असामान्य रूप से भयानक थी, लेकिन वह बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। क्या यह एक बॉस था? सबसे मजबूत बॉस भी ऐसा नहीं होगा। अगर यह खेल में होता तो आर्यन निश्चित रूप से सोचता कि उसके सामने काला बालों वाला साया जीएम था। यदि उसकी रक्षा नहीं टूटी तो उसका एचपी कम नहीं होगा। चाहे आप उसे सबसे मजबूत वर्जित शक्ति से भी क्यों न मारें, यह बेकार होगा। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? आर्यन ने अपने दिल में खुद से पूछा। उसके विचार उड़ रहे थे। उसे अंधेरी दैवीय शक्ति ने क्यों नहीं निगला? इसका कारण यह था कि लिटिल दाववादी लगातार अपना रक्षा कवच छोड़ रहा था। यदि लिटिल दाववादी का अनंत दाव सूत्र न होता तो आर्यन बहुत पहले ही मर गया होता। इसके अलावा लिटिल दाववादी के पास अनंत दाव सूत्र की कोई शक्ति नहीं थी। उसके लिए अंधेरे प्रकाश में लिपटे रहना निश्चित रूप से खतरनाक था।
यदि वह काले बालों वाले साये को नहीं मार सका। आर्यन ने परिणामों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि परिणाम अकल्पनीय थे। वह बस मारना चाहता था। कोई रास्ता जरूर होगा, कोई रास्ता जरूर होगा जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा है। जरूर होगा, आर्यन ने पागलपन से सोचा। वह जानता था कि अगर यह एक खेल होता तो कोई ऐसा बॉस नहीं होता जिसे मारा न जा सके। उसे हराने का कोई न कोई तरीका जरूर होता। यह खेल के बारे में आर्यन की राय थी। हालांकि उसका दिमाग फटने वाला था, लेकिन वह कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। मेरी सबसे मजबूत बात क्या है? अनंत जीवन की शक्ति, अनंत गॉन्टलेट, टोटिए का शरीर, क्या यही है? आर्यन ने कहा, अगर यह सब है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा, और यह सिर्फ एक भ्रम है, और मुख्य शरीर भ्रम से 10,000 गुना अधिक मजबूत है। मैं कैसे जीत सकता हूं? एक तरीका है। कोई रास्ता जरूर होगा। वह क्या है? सिस्टम गर्ल। आर्यन ने सिस्टम लोली की ओर देखा, जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उसने आर्यन की पुकार बिल्कुल नहीं सुनी और जागने का कोई इरादा नहीं था। आह! आर्यन पागल होने की कगार पर था। उसने अपना सबसे मजबूत हमला किया, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। वह काले बालों वाले साये की रक्षा को तोड़ नहीं पा रहा था। तुम आखिर चाहते क्या हो? काले बालों वाले साये ने निराशा से कहा, बच्चे कापो। तुम्हारी ताकत और स्वभाव के साथ तुम्हें अभी भी लॉन्ग बाटियन का पुनर्जन्म कहा जा सकता है। हास्यास्पद, यह बहुत हास्यास्पद है। काले बालों वाले साये ने उपहास किया। लॉन्ग बाटियन किस तरह का अस्तित्व था? वे ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें केवल कुचला जा सकता था। उस समय लॉन्ग बाटियन ही थे जिन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुहर में भेजा था। करोड़ों वर्षों के पतन के बाद वे अपने दिलों में लॉन्ग बाटियन से नफरत करते थे, और साथ ही वे उससे डरते भी थे, क्योंकि वह लॉन्ग बाटियन था, प्राचीन क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जिसने उन्हें डर महसूस कराया। इस क्षण आर्यन का दिल थोड़ा हिल गया। लॉन्ग बाटियन? काले और सफेद ने कहा कि मैं उनके गुरु का पुनर्जन्म हूं। बूढ़े दानव ने भी यही कहा था। हालांकि 7 महिलाओं की पेंटिंग का मिशन गायब हो गया था, लेकिन उन्होंने अतीत में जो कुछ भी कहा था, आर्यन को विश्वास नहीं था कि वह किसी का पुनर्जन्म है। वह वही था। वह सिर्फ एक छोटा सा ओटाकू था जो पृथ्वी से आया था। हालांकि इस बार आर्यन ने एक जुआ खेला। लॉन्ग बाटियन है ना? अगर मैं सच में तुम्हारा पुनर्जन्म हूं, तो मैंने तुम्हारी शक्ति को सक्रिय नहीं किया, लेकिन तुम्हारा रक्त मेरे शरीर में बह रहा है। रक्तसार नहीं बदलेगा। आर्यन ने अपने रक्तसार के बारे में सोचा। वह पहचान नहीं पा रहा था कि यह किस रक्त रेखा से संबंधित था। यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है। आर्यन की पुतलियां कस गईं। चलो एक जुआ खेलते हैं। रक्तसार की शक्ति। क्या आप इस कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3449, खून का जुआ। उस पल आर्यन को कोई और रास्ता सूझ नहीं रहा था। अगर उसके शरीर में बहने वाला रक्त सचमुच नाग यांग ऊर्जा का पुनर्जन्म था, तो रक्तसार की शक्ति अत्यंत प्रबल होनी चाहिए। छोटा दाववादी लगभग अब और नहीं टिक पा रहा था। अगर उसने उस काले बालों वाली छाया को नहीं मारा, तो वह मर जाएगा, और छोटा दाववादी भी शायद मर जाएगा।
वह ही था जो छोटे दाववादी को अनंत जीवन महल से बाहर लाया था, इसलिए उसे छोटे दाववादी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना पड़ा। रक्तसार प्रकट हो। अचानक आर्यन ने अपनी मुट्ठियां पीछे खींच लीं और रुक गया। काले बालों वाली छाया ने आर्यन की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, तुम क्यों रुक गए? जारी रखो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी चींटी जैसी ताकत से कितना भी लड़ो बेकार है। बच्चे, यह दुनिया ताकतवरों की दुनिया है। तुम जैसे चींटी को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तुम तो बस इस दुनिया की हवा बर्बाद करोगे, समझे? आर्यन के माथे पर अचानक एक भयावह शिकन पड़ गई। रक्तसार उसकी हथेली से नहीं बल्कि उसकी भौहों के बीच से उठा। रक्तसार की एक बूंद बाहर निकली। आर्यन के आधे बाल सफेद हो गए थे। उसकी सांसें भारी हो गईं। काले और सफेद ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि रक्तसार का आसानी से उपयोग न करे। पहले रक्तसार केवल एक साधारण शक्ति थी, लेकिन इस बार रक्तसार की यह बूंद असाधारण थी। यह कहा जा सकता है कि यह आर्यन के शरीर में सबसे शुद्ध बूंद थी। आह! अनंत दस्ताने हिले और कसकर जकड़ गए। गुंजन, गर्ज! एक प्राचीन ड्रैगन की दहाड़ अचानक 9 आकाशों से गूंज उठी। दस्तानों से एक तीव्र प्रकाश फूट पड़ा। उसी क्षण समय थम सा गया था। काले बालों वाली छाया की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने आकाश की ओर देखा। उसका मन कांप उठा। इस क्षण प्राचीन दुनिया में उसका मूल शरीर भी अचानक रुक गया। सफेद बालों वाला व्यक्ति भी वैसा ही था। वे दोनों अचानक कांपने लगे। गड़गड़ाहट। काले बालों वाले व्यक्ति ने भारी सांस ली। ड्रैगन, ड्रैगन, नाग यांग ऊर्जा। सफेद बालों वाले व्यक्ति की पुतलियां कस गईं और हजारों हत्यारे इरादे फूट पड़े। सम्राट जुआन हैरान था। क्या वह बच्चा सचमुच नाग यांग ऊर्जा का पुनर्जन्म है? उसे विश्वास नहीं हुआ। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने कहा, ड्रैगन की दहाड़ बहुत मिलती जुलती है। काले बालों वाले व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, नाग यांग ऊर्जा, मुझे परवाह नहीं कि तुम पुनर्जन्म लेते हो या मरते हो। इस बार मैं तुम्हें राख में बदल दूंगा। धमाका! वह अचानक पद्मासन में बैठ गया। उसके हाथों ने एक मुद्रा बनाई। उसके शरीर से एक काला प्रकाश निकला। अंधकार की दिव्य ऊर्जा प्रकाश की किरण की तरह उमड़ पड़ी, सीधे शून्य में प्रवेश कर गई। रक्तसार गिरा और शक्ति का विस्फोट हुआ। आर्यन ने महसूस किया कि यह रक्तसार अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। उसके शरीर की शक्ति एक इंसान की नहीं लगती थी, बल्कि नहीं, यह दर्जनों विमानों की एक साथ संकुचित शक्ति थी। वह एहसास। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने गर्जना की, आ! उसने एक मुक्का मारा। कच्चा। हुलाला। काले बालों वाले व्यक्ति का रक्षा कवच तुरंत टूट गया और उसका शरीर चमका और वह हजारों किलोमीटर दूर जा गिरा। और भी, जिस क्षण उसे फेंका गया, उसके द्वारा छोड़ी गई काली लपटें गायब हो गईं। अंधकार की दिव्य ऊर्जा गायब हो गई। आर्यन ने अपनी मुट्ठी को उत्साह से देखा। हाँ हाँ हाँ। एक जंगली हंसी के साथ वह बाहर निकल पड़ा। मेरे लिए कांपो। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और एक विचार के साथ काले बालों वाली आकृति का पीछा किया। उसने काले बालों वाली आकृति को ठंडे ढंग से देखा और कहा, तुम सही हो। यह एक ऐसी दुनिया है जहां शक्तिशाली ही देवता हैं। तुम जैसे चींटी को बस मर जाना चाहिए। जीना तो बस हवा बर्बाद करना है। काली छाया की आंखें भयावह हो गईं। दुस्साहस! आह! वह तुरंत क्रोधित हो गया।
गुंजन। उसने अपना दाहिना हाथ पलटा और उसके हाथ में एक लंबी अंधकारमय दिव्य तलवार प्रकट हुई। भले ही तुम नाग यांग ऊर्जा के पुनर्जन्म हो, तुम्हें फिर भी मरना होगा। अंधकार का वार। एक वार के साथ अंधकारमय दिव्य ऊर्जा उमड़ पड़ी और पूरा आकाश दो हिस्सों में बंट गया। प्राचीन दुनिया के समतल नियम उसकी लंबी तलवार के नीचे एक पतले कागज की तरह थे, एक भी वार सहन नहीं कर सके और तुरंत कट गए। प्राचीन दुनिया के लोग सभी स्तब्ध रह गए। अकल्पनीय। आर्यन के मुंह का कोना ऊपर उठ गया। देखते हैं पहले कौन मरेगा। बिना बचे, बिना हिचकिचाए उसने सीधे एक मुक्के से हमले का सामना किया। गड़गड़ाहट। मुक्का अंधकारमय दिव्य तलवार पर पड़ा और शक्तिशाली अंधकार शक्ति ने आर्यन को पागलपन की हद तक कुचल दिया। आर्यन का दस्ताना फट गया। धमाका। रक्तसार की शक्ति का विस्फोट हुआ। गड़गड़ाहट। काले बालों वाली छाया फिर से पीछे हट गई और उसकी छाया बिखरने लगी। हाँ हाँ हाँ, फिर आओ कूड़े। आर्यन जोर से हंसा। शक्तिशाली शक्ति ने उसे उत्साहित कर दिया। काले बालों वाली छाया के स्थिर होने का इंतजार किए बिना आर्यन ने एक मुक्के के साथ उसका पीछा किया। काले बालों वाली छाया ने अपनी लंबी तलवार से रोका। धमाका। एक मुक्के से काले बालों वाली छाया का शरीर अंदर धंस गया और उसने उन्मत्त होकर दहाड़ा। हाँ, अभी भी रोक रहे हो? चलो देखते हैं तुम कैसे रोकते हो। उसकी मुट्ठियां तूफान की तरह थीं, पहले की तरह ही, सिवाय पहले वह काले बालों वाली छाया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन इस बार अलग था। क्षति मूल्यों की एक लंबी श्रृंखला काले बालों वाली छाया के सिर के ऊपर तैरने लगी। 29,39,27,192 इंच, 30,38,29,381 इंच, 28,39,28,192 इंच। क्षति मूल्य बढ़ते रहे और उन्हें स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। कच्चा। अंधकारमय दिव्य तलवार टूट गई। काले बालों वाली छाया आर्यन के हमले को रोक भी नहीं पाई। अब चींटी कौन है? मैं तुमसे पूछता हूं, चींटी कौन है? आर्यन ने गर्जना की। कूड़ा कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बाहरी क्षेत्र से हो तो तुम अद्भुत हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम डार्क वर्ल्ड से हो तो तुम अद्भुत हो? वहीं रुक जाओ। यह मेरी दुनिया है। अगर तुम मेरी दुनिया में गड़बड़ करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें अपनी मां के गर्भ में जन्म लेने का पछतावा करा दूंगा। धमाका धमाका धमाका। यह बिजली की तरह हिंसक था। आर्यन पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। काले बालों वाली छाया लगातार कुचली जा रही थी और वह आर्यन के हमले को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। छाया बिखर गई और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाई। दूसरी ओर रहस्यमयी सम्राट हॉल में सफेद बालों वाली छाया उसे बिना हिले देख रही थी। उसका काले बालों वाली छाया की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। वह अतुलनीय रूप से शांत और संयमित था। जैसे कि आर्यन जिससे लड़ रहा था वह उसका दोस्त नहीं था। जैसे कि आर्यन काले बालों वाली छाया द्वारा कुचला जा रहा था। इस क्षण बुद्धिमान पागल राजा और आर्यन का अवतार रहस्यमयी सम्राट हॉल में पहुंचे। बुद्धिमान पागल राजा ने तुरंत पूछा, मालिक कहाँ है? अवतार रहस्यमयी सम्राट हॉल में दाखिल हुआ और तुरंत सफेद बालों वाली छाया पर अपनी नजरें टिका दीं। इस क्षण उसका शरीर तनाव में आ गया, जैसे वह एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहा हो। बुद्धिमान पागल राजा भी वैसा ही था। सफेद बालों वाली छाया ने ठंडी मुस्कान दी और उन तीनों की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? बुद्धिमान पागल राजा पीछे नहीं हटे।
बेशक मेरे मालिक जीतेंगे। सफेद बालों वाली छाया के मुंह का कोना ऊपर उठा और उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आकाश की ओर देखो। बुद्धिमान पागल राजा ने ऊपर देखा और उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसने आर्यन की ओर देखा और जोर से दहाड़ा। मालिक सावधान। पहले काले बालों वाली छाया ने आकाश को काटा था। अब भी आकाश ठीक नहीं हुआ था। वह एक शून्य था। क्या वह शून्य था? नहीं, वह आकाश का अंधकार था। धमाका धमाका धमाका। आर्यन ने काले बालों वाली छाया को जोर से जमीन पर पटका। उसने छाया के सिर पर खून के आखिरी निशान को देखा और कहा, नरक में जाओ। हाँ हाँ हाँ। काले बालों वाली छाया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, नरक में जाओ। हे, मुझे कहना होगा, तुम्हारी ताकत खराब नहीं है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अपने सिर के ऊपर देखो। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3450। निश्चित रूप से यहाँ दिया गया गद्यांश एक उपन्यास की तरह हिंदी में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी चीनी नामों का स्थायी रूप से अनुवाद किया गया है। प्राचीन शक्ति का प्रहार। प्राचीन लोक से एक काली शक्ति का संचार हुआ, जो किसी वज्रपात की तरह आसमान से सीधे नीचे आर्यन की ओर आ रही थी। उसे प्रतिक्रिया देने का कोई मौका भी नहीं मिला। वह काली रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि जैसे ही आर्यन ने सिर उठाया, वह उसमें समा गया। धड़ाम। बिजली कड़की और पलक झपकते ही एक भारी दबाव ने आर्यन के मन, चेतना और शरीर को कुचल डाला। वह तुरंत ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन पर कीलों से जड़े हों, हिलने में भी असमर्थ। यहाँ तक कि अगर वह अपनी रक्तसार शक्ति को सक्रिय करता तो भी वह इस कुचलने वाले बल का सामना नहीं कर पाता। आर्यन जमीन पर बेसुध पड़ा था। तभी काले बालों वाला आकृति धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और उसने आर्यन को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोंग बाटियन इतना बेकार होगा, जो तुम्हारे जैसे कचरे में पुनर्जन्म लेगा। यह वाकई आश्चर्यजनक है। काली रोशनी फट गई और काले बालों वाले व्यक्ति का शरीर तेजी से शक्तिशाली ऊर्जा को सोखने लगा। पहले वह आर्यन के हमले से लगभग मर ही चुका था, लेकिन अब बिल्कुल आर्यन की तरह वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर पुनर्जीवित हो गया। इतना ही नहीं, उसके शरीर का ऑरा और भी मजबूत हो गया। काले बालों वाला व्यक्ति उपहास में हंसा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम शक्तिशाली हो गए हो क्योंकि तुमने अपनी रक्तसार शक्ति को सक्रिय किया है? तुम बहुत कमजोर हो। लोंग बाटियन की रक्तरेखा की शक्ति का 1000वां हिस्सा भी तुम्हारे शरीर में उपयोग नहीं हो सकता, और तुमने अपनी रक्तसार शक्ति को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। क्या बेकार इंसान हो। उसकी ताकत चरम पर लौट आई थी। काले बालों वाला व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और आर्यन के सामने चला आया। उसने आर्यन को नीचा दिखाते हुए देखा और उपहास किया, सिर्फ मेरी रक्तसार शक्ति ही काफी नहीं है, समझे? तुम्हारे पास तुम्हारा नाग शरीर भी नहीं है और तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। लोंग बाटियन, तुमने उस समय मुझे सील कर दिया था और मैं करोड़ों सालों से बदले के बारे में सोच रहा हूं। आज मैंने आखिरकार इंतजार कर लिया। हाँ हाँ हाँ। काले बालों वाला व्यक्ति पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी सीधे पूरे आदिम लोक को ढक रही थी, जिससे पूरा आदिम लोक कांप उठा। हंसी मंद पड़ गई। धन धन। आकाश में काली रोशनी सीधे काले बालों वाले व्यक्ति द्वारा पकड़ ली गई। उसने अपने हाथ झटके और मायावी हाथ काले पड़ गए।
शक्ति उमड़ पड़ी। वह शक्ति घुमड़ते काले बादलों जैसी थी। बॉस सावधान, बड़े भाई। जब महान उन्मादी राजा और छोटे दांववादी बालक ने काले बालों वाले व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई शक्ति को देखा तो उनके दिल बैठ गए। वे जानते थे कि काले बालों वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। दोनों पागलपन की तरह दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले कि वे रहस्यमयी सम्राट कक्ष से बाहर निकल पाते, सफेद बालों वाली मायावी छवि थोड़ी हिली और उदासीनता से कहा, तुम दोनों बेहतर यहीं आज्ञाकारी बनकर रुको। धड़ाम धड़ाम, दोनों तुरंत दब गए। धमाक धमाक, महान उन्मादी राजा का शरीर धंस गया और वह एक कील की तरह जमीन पर गड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। छोटे दांववादी बालक के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह दबाव से तुरंत कुचल गया, असमर्थ था हिलने में। सफेद बालों वाली मायावी छवि ने कहा, घबराओ मत। अगर वह मर गया तो तुम्हारी बारी होगी। यह आदिम लोक है। ऐसे निनस्तर के लोक के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। वह दुनिया को नष्ट करना चाहता था। आदिम लोक में सब कुछ मिटा दो, उसे नष्ट कर दो। ठीक वैसे ही जैसे काले बालों वाले व्यक्ति ने दिव्य महल की भूमि को मिटा दिया था। उनके लिए कमजोर चीजों के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदिम लोक उनके लिए बहुत कमजोर था। यह बेकार था। इस तरह की दुनिया का जन्म ही नहीं होना चाहिए था। उसके शब्द आदिम लोक में सभी ने सुने। एक पल के लिए आदिम लोक में दहशत फैल गई। विशेषकर वे संप्रदाय जिन्होंने तियान परिवार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। एक एक करके वे जमीन पर घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगे। मेरे स्वामी, हम तियान परिवार के शिष्य हैं। हम तियान परिवार की शक्तियां हैं। स्वामी रहस्यमयी सम्राट, आप कहाँ हैं? आओ और हमें बचाओ। तुम्हें बचाएं। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? प्राचीन लोक के विशेषज्ञ दिव्य महल में क्यों दिखाई देंगे? ये दोनों प्राचीन विशेषज्ञ रहस्यमयी सम्राट के लोग हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक बड़े पेड़ पर निर्भर हो? जागो। तियान परिवार की आंखों में तुम कुछ भी नहीं हो। कुछ लोगों को समझ में आया, तियान परिवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और तो और, तियान परिवार के सभी लोग मर चुके थे, तो वे तो क्या? उनका भाग्य तो तियान परिवार के लोगों से भी बदतर होगा। रहस्यमयी सम्राट कक्ष। आह! महान उन्मादी राजा दहाड़ा। उसके शरीर की मांसपेशियां तन गईं और उसकी नसें कीड़े की तरह हिलने लगीं। मेरे लिए तोड़ो। धमाका। उसके शरीर के चारों ओर एक धमाका हुआ। उस दुनिया के नियमों की शक्ति जो उसे बांधे हुए थी, बिखर गई। महान उन्मादी राजा भारीपन से उठ खड़ा हुआ। उसकी मांसपेशियां असामान्य रूप से स्पष्ट थीं। उसने 10,000 राक्षस युद्ध कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और सफेद बालों वाली छाया को घूरा। तो फिर देखते हैं कि कौन पहले मरेगा। नियमों की शक्ति टूट गई थी। महान उन्मादी राजा किसी भी चीज से बंधा नहीं था। सफेद बालों वाली छाया गुप्त रूप से हैरान थी। नियमों की शक्ति को तोड़ना बुरा नहीं, दिलचस्प, लेकिन तुम बहुत बुरा। इससे पहले कि महान उन्मादी राजा दौड़ पाता, सफेद बालों वाली छाया हिल गई। उसकी उंगलियों ने तलवार का रूप ले लिया और लगातार हिलती रहीं। इसमें कोई शक्ति या चालें नहीं लगती थीं। लेकिन महान उन्मादी राजा के मुंह के कोने से खून बह रहा था जब उसने नीचे देखा। उसके पूरे शरीर पर खून के गड्ढे थे। एक एक करके वे हवा में प्रकट हुए। खून तेजी से बह रहा था।
उसका आधा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे मशीन गन से गोली मारी गई हो। खून तुरंत उसके पूरे शरीर पर फैल गया। महान उन्मादी राजा ने माथे पर बल डाला। छोटे दांववादी पुजारी ने भी एक दहाड़ लगाई। अमर दांव धर्मग्रंथ का हमला सूत्र फट गया। धमाका, धमाका, धमाका। एक के बाद एक रुंस अतुलनीय रूप से विशाल थे और सफेद बालों वाली छाया की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। सफेद बालों वाली छाया की आंखें घूमती रहीं और उसने कहा, यह शक्ति बहुत कमजोर है। धमाका। छाया हिली और सीधे छोटे दांववादी पुजारी के पीछे जा खड़ी हुई। छोटे दांववादी पुजारी की पीठ पर अचानक ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी। इसी समय सफेद बालों वाली छाया ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। धमाका। एक हथेली नीचे दब गई। छोटे दांववादी पुजारी को सीधे उड़ा दिया गया और वह जमीन पर जा गिरा। जमीन सीधे 10 मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा बन गई। सफेद बालों वाली छाया ने उपहास किया। एक भी वार सहन नहीं कर पाया। पूरे रहस्यमयी सम्राट कक्ष में केवल आर्यन का क्लोन बचा था। वह चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें सफेद बालों वाली छाया को देख रही थीं। एक और जगह पर आर्यन ने गंभीर रूप से घायल छोटे दांववादी पुजारी और महान उन्मादी राजा को देखा। उसने पागलों की तरह दहाड़ लगाई और अपनी रक्तसार शक्ति को सक्रिय किया। खोल। एक पल में आर्यन के बाल पूरी तरह से सफेद हो गए, चांदी के तारों में बदल गए। वह भी अचानक बूढ़ा हो गया था, 60 या 70 साल के बूढ़े आदमी में बदल गया था। एक भारी विस्फोट हुआ। जंजीरों को तोड़ते हुए आर्यन उठ खड़ा हुआ। लेकिन काले बालों वाली छाया ने उपहास में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तुम यह नहीं कर सकते। तुम्हारी ताकत बस पर्याप्त नहीं है। मेरे लिए मर जाओ। दोनों मुट्ठियां फट गईं। काली शक्ति एक युद्ध कुल्हाड़ी की तरह थी जो आर्यन के शरीर पर भारी वार कर रही थी। धमाका। आर्यन का शरीर धंस गया और वह जमीन पर गिर गया। जमीन फट गई। दिव्य महल ढहना जारी रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFN, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।